इस वीडियो की शुरुआत में ही यह बता देना जरूरी है कि सिख समुदाय की देशभक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। सिख धर्म के बिना भारत के इतिहास और भारत के आज और आने वाले कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये देश पंजाब की मिट्टी से पैदा हुए बलिदानियों का हमेशा कर्जदार रहेगा। दुर्भाग्य से पंजाब के इतिहास का एक काला अध्याय खालिस्तानी आतंकवाद रहा है और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों के हो हल्ले से ऐसा लगता है कि शायद खालिस्तान की मुहिम में कुछ तेजी सी आ गई है। मगर सच क्या है? आइए भावनाओं को परे रखकर केवल जियोपॉलिटिक्स और हार्ड फैक्ट्स के नजरिए से खालिस्तान की मांग को देखा जाए। क्या खालिस्तान जैसे देश बनने की कोई संभावना है? क्या किसी भी तरीके से इस दावे में कोई वजन है कि खालिस्तान एक देश के रूप में कभी वजूद में आ भी सकता है? किसी समुदाय का किसी भी इलाके पर अपना देश होने का दावा तब ठोका जा सकता है जब उस समुदाय की बसाहट उस इलाके में एक बहुत लंबे समय से हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हालांकि पंजाब में ही सिख धर्म की शुरुआत हुई, मगर सिखों से पहले मुस्लिम और उनसे भी पहले हिंदू पंजाब में रहते आए थे। पंजाब में हिंदू धर्म का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। जब पंजाब में सन 1849 में हुकूमत अंग्रेजों के हाथ में आई तो अगले 50-60 सालों में ब्रिटिश राज ने पंजाब की डेमोग्राफी को बदलने के लिए काफी सिस्टमेटिक ढंग से काम किया। उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया और नहरों के पास की जमीन का मालिकाना हक अपनी सहूलियत से चंद समुदायों को ही दिया। इसके बाद सन 1900 के लैंड एलिनेशन बिल के तहत खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक चंद समुदायों को ही दिया गया, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने किसान या फिर मार्शल रेस का दर्जा दिया था। इन सब का फायदा पंजाब में मुस्लिम जमींदारों और सिख धर्म को मानने वाली कुछ एक अगड़ी जातियों को ही हुआ था और पंजाब के गांवों से कुछ एक जातियों के लोग धीरे धीरे उजड़ते ही चले गए, जो कि ज्यादातर हिंदू थे। इतना सब होने के बाद भी 1947 में भारत के बंटवारे से पहले पंजाब की जनसंख्या धर्म के हिसाब से लगभग 3 बराबर हिस्सों में बटी हुई थी। जहां मुस्लिमों की आबादी पंजाब की जनसंख्या का लगभग 38% थी, वहीं हिंदू और सिखों की संख्या लगभग बराबर ही थी। फिर विभाजन का कत्लेआम हुआ। 38% मुस्लिमों ने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बना लिया, जिसमें सिख धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण स्थान थे। बड़े पैमाने पर पलायन के कारण सिखों की जनसंख्या भारत के हिस्से में आए पंजाब में लगभग 60% हो गई। तो ये है धर्म के हिसाब से पंजाब की आबादी का लेखा जोखा। आज के पंजाब की धरती उतनी हिंदुओं की है जितनी की सिखों की। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जहां किसी देश के किसी इलाके की आबादी में किसी विशेष समुदाय की हिस्सेदारी काफी ज्यादा होती है, मगर सिर्फ इसी कारण से उस समुदाय के एक अलग देश की मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मिडिल ईस्ट में कुर्द या फिर यज़दी समुदाय या फिर म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय। खालिस्तान के समर्थन में ये तर्क भी दिया जाता है कि भारत में बड़े पैमाने पर सिखों के ऊपर अत्याचार हुए हैं और इस आधार पर एक नए देश की मांग कुछ खालिस्तान समर्थकों द्वारा की जाती है। मगर क्या इस तथाकथित अत्याचार की तुलना यहूदियों के होलोकॉस्ट से या फिर पूर्वी पाकिस्तान में हुए बंगालियों के नरसंहार से की जा सकती है? इस बात में कोई शक नहीं कि 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक हैं और उस पर इन दंगों से संबंधित न्याय प्रक्रिया भी नाकाम ही साबित हुई है। मगर भारत में सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है और सिखों को इस देश में वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो किसी और नागरिक को मिले हुए हैं। भारत में सिख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सिखों का सिस्टमैटिक परसिक्यूशन क्या होता है, ये समझने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान पर एक नज़र दौड़ाई जा सकती है। एक देश के टुकड़े तब भी हो जाते हैं जब वो देश आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि वो देश को तोड़ने वाली ताकतों का सामना नहीं कर पाता। जैसे 1991 में सोवियत यूनियन और 1992 में यूगोस्लाविया टूटकर बिखर गए। आजाद भारत ने अपने इतिहास में काफी कठिन समय देखा है, मगर भारत के लिए सबसे कठिन समय था 1973 के वैश्विक तेल संकट से लेकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बीच का समय। इस बीच भारत लगातार आर्थिक संकट और अनिश्चितता का सामना करता रहा। पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। पंजाब और कश्मीर में हालात लगातार चिंताजनक बने रहे।
इसी दौरान एक अलग सिख देश की मांग ने पंजाब में सर उठा लिया। खास बात तो यह है कि 1947 में भारत के बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान भी कुछ सिख नेताओं ने अलग देश की मांग की थी, मगर उनकी इस मांग में कोई दम नहीं था। फिर भी आर्थिक बदहाली, पाकिस्तान के खुले समर्थन और कमजोर सरकारों के गलत फैसलों का नतीजा था कि खालिस्तान की आग में पूरा पंजाब जलने लगा। पंजाब एक दशक से भी ज्यादा आतंकग्रस्त रहा। पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ कई हमले हुए। उस समय की सरकार स्थिति की गंभीरता को भांपने में नाकाम रही, जिसका नतीजा पवित्र स्वर्ण मंदिर में मिलिट्री ऑपरेशन रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई। ऐसे संकट के दौर में भी खालिस्तान की मुहिम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी स्वीकृति नहीं मिली। बहरहाल भारत की अलग अलग सरकारों ने इस दौर से काफी कुछ सीखा है और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक देश के रूप में भारत परिपक्व हो चुका है। साथ ही भारत अब पहले के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत देश बन चुका है। ऐसे में भारत के टूटने और किसी भी तरह के अलग देश बनने की अब कोई संभावना नहीं रही है। और भारत की इसी ताकत का नतीजा है कि आज खालिस्तान को पाकिस्तान जैसे बदहाल देश के अलावा और कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं है। किसी देश के अस्तित्व में आने के लिए दूसरे देशों से मान्यता जरूरी होती है। बिना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कोई भी देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में नाकाम ही रहता है। और आज पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो खालिस्तान को मान्यता दे सकता है। यह अलग बात है कि कनाडा के बेअकल नेता खालिस्तानियों को अपने देश में गुंडागर्दी और हो हल्ला करने की आज़ादी दे देते हैं। ऐसा वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और चुनावी फंडिंग के लिए करते हैं। आधिकारिक तौर पर कनाडा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खालिस्तान का समर्थन कर सके। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे रसूख वाले देशों के लिए खालिस्तान कोई मुद्दा ही नहीं है। इसी कड़ी में जरा हम ये भी देख लेते हैं कि आर्थिक नजरिए से खालिस्तान देश के लिए क्या कोई उम्मीद है भी या नहीं। कनाडा और यूके से आने वाले पैसों से पंजाब के अंडरवर्ल्ड के गैंग तो चल सकते हैं, या फिर खालिस्तान के नाम पर की जाने वाली हुड़दंग फंड हो सकती है, मगर एक देश नहीं चल सकता। पंजाब में खेती को छोड़कर कोई और उद्योग कभी पनप नहीं पाए। एक अलग देश बन जाने के बाद सिंचाई के लिए भी खालिस्तान को भारत पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि पंजाब में बहने वाली 5 मुख्य नदियों का पानी तो भारत से होकर ही खालिस्तान में आएगा। और इस बात की कम ही संभावना है कि भारत और खालिस्तान के रिश्ते इतने भी अच्छे होंगे कि भारत खालिस्तान को पानी की सप्लाई बेरोक टोक देगा। और खालिस्तान से आयात और निर्यात का एक ही रास्ता होगा जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। और आज के दौर में पाकिस्तान जैसा दोस्त होने से तो अच्छा चीन जैसा दुश्मन होना ही बेहतर है। ऐसा भी हो सकता है कि नए नवेले देश खालिस्तान से पाकिस्तान उधार ही मांगने लग जाए। तो ये है खालिस्तान की ज़मीनी हकीकत, जिसका वजूद भटके हुए अप्रवासी सिखों के ख्याली पुलाव में ही हो सकता है। उस पर पंजाब में तो ईसाई धर्मांतरण के कारण सिखों की आबादी की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। आगे आने वाले दशकों में विदेशों में पंजाबियों के पलायन और धर्मांतरण के कारण हो सकता है कि पंजाब में सिख बहुसंख्यक ही न रहें। ऐसे में खालिस्तान की मुहिम तो खुद ब खुद ही दम तोड़ देगी। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।